बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए, कैसे कैसे। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. नमस्कार साथियों, कल जो दिल्ली के अंदर हुआ वो इंसानियत को तार तार तो करता ही है, लेकिन एक ऐसी सनक दिखाता है जिसकी कोई मंजिल है ही नहीं। एक ऐसी सनक जो कि स्वयं के साथ साथ कईयों की जिंदगी को साथ में ले डूबती है, और इसकी ही मिसाल कल फिर एक बार दिखी। इसका कोई क्या सलूशन नहीं है, इसका हल कोई है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इस वीडियो में आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, आपके सामने इसके बारे में अवश्य चर्चा करेंगे कि इसका भी हल निकल सकता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। लोग कहते हैं कि एक शिक्षित पढ़ा लिखा इंसान समाज के लिए बहुत नेक अच्छे कार्य करता है, और वो भी जब कोई डॉक्टर के पद पर हो। वो समाज को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, लोगों को जीवन देता है। आधुनिक युग में वो इस धरती पर ईश्वर का रूप है, खुदा का रूप है, लेकिन न जाने किस मंजिल की तलाश में वो ऐसा इंसानियत को तार तार करने वाला कुकर्म कर बैठते हैं। जिन 4 डॉक्टर के नाम कल के दिल्ली के बम ब्लास्ट कांड में आए हैं, क्या उन्होंने इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियां MMBS इसलिए की थी कि वो अपने ही देश में बम्बिंग करके लोगों की जान ले लें? डॉक्टर शाहीन एक महिला होते हुए भी देश में अपने हुनर का इस्तेमाल आतंकवादी घटना के लिए कर रही थी। डॉक्टर आदिल अहमद इतनी पढ़ाई करने के बाद, जिसको कि लोगों का जीवन बचाना चाहिए, वो लोगों की जीवन लेने की ट्रेनिंग लेने लगा। ये लोग ऐसा जहर बनाने में कामयाब हो गए जिसको छूने मात्र से कुछ घंटे में आदमी खत्म हो जाए, इस दुनिया से चला जाए। उस जहर के असर को खत्म करने के लिए जब तक डॉक्टर प्रयास करें, कम से कम 72 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं, तब तक न जाने कितने लोगों के जीवन समाप्त हो जाएंगे। डॉक्टर उमर नबी, इन लोगों की हसरत जीवन बचाने की होनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों किसी और के हाथों की कठपुतलियां बन करके ये जीवन लेने वाले बन गए। डॉक्टर मुजम्मिल शकील कहने को तो ये चारों लोग के टाइटल पर डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन इनके कृत्य आज पूरे डॉक्टर महकमा को दागदार कर रहे हैं, मजहब को दागदार कर रहे हैं। एक डॉक्टर का और नाम सामने आया है जो कि अपने हॉस्पिटल में महिलाओं की नसबंदी कर दिया करता था। ये कैसे कृत्य हैं? ये कैसा मजहबी सोच है कुछ लोगों के अंदर? क्या पाना चाहते हैं वो इंसानियत की हत्या करके? कल के कांड में जो जांच चल रहा है उसमें सज्जाद, तारिक, कई ऐसे नाम आ रहे हैं। और जो कार का इस्तेमाल हुआ, पहले वो सलमान के नाम था, फिर उसने तारिक को बेचा, फिर उसने उमर के नाम गाड़ी की। ये कैसा चक्रव्यूह है? ये किस तरह से तैयारियां की गई थी? और मैं मानता हूं कि हमारे देश की डिफेंस एजेंसियां से चूक हुई है। आज लगभग 12-13 साल से हमारे देश की एजेंसियां देश के अंदर इतने बड़े बम ब्लास्ट की घटना को रोके हुए थे। सरहदों पर हमारे सेना के जवान के कैंपों पर, सेना के बस पर हमले हुए हैं। संदिग्ध स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन देश के अंदर इतने कट्टरवाद, ह्यूमन सुसाइड, बम ब्लास्टिंग से
हमारा देश बच रहा था, आतंकियों की गोली और बमबाजी से बचता आ रहा था। लेकिन आखिर कितने दिन तक? जांच एजेंसियां भी हैं, उनसे भी थोड़ी चूक कहीं न कहीं हो जाती, क्योंकि हमारे देश का जो भौगोलिक स्थिति है, जमीनी स्तर पर, समुद्री स्तर पर एक बहुत बड़ा एरिया हमारा विदेशों के साथ लगता है। अभी भी भारत उस स्थिति में नहीं हो पाया है कि इतने बड़े अपने बॉर्डर एरिया की सुरक्षा चौकन्ना होते हुए कर पाए, जिसका फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत चीज़ें कंट्रोल में हुई हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हुआ है, हमारी जांच एजेंसियां अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से करती आ रही हैं। लेकिन ये चूक तो निश्चित हुई है। चूक पुलवामा में भी हुआ, उरी में भी हुआ और पहलगाम में भी हुआ, और इन सब बातों से सबक लेना चाहिए था और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ट्रांसपेरेंसी तरीके से सजग रहना चाहिए था। इस घटना में 4 शहर का नाम सामने आ रहा है, या यूँ कहें कि 5-6 जगह लगभग इन्वॉल्व हैं जहां से ये गतिविधियां लगातार चल रही थी। श्रीनगर, पुलवामा, लखनऊ, अहमदाबाद, फरीदाबाद, जिसमें फरीदाबाद मॉडल की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, और जहां हमारी भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की थोड़ी चूक हुई है, वहीं उनकी सफलता ही इतने बड़े हादसे का कारण भी बन गई। 3 टन विस्फोटक बरामद किए गए, कलाई से पूछताछ की जा रही थी, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई। ये हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की जीत है। इतने तगड़े एक्शन से, कड़ाई से पूछताछ करने की वजह से कल दिल्ली के अंदर लाल किले के पास में सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में खड़ी घंटों वो कार, या तो वो वहां से निकलकर बाहर जा नहीं पाई, या फिर वो इतने डिप्रेशन में गए कि जो उनका मकसद था, इतने बड़े पैमाने पर 3 टन के लगभग विस्फोटक, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिनसे ये एक बहुत बड़ा विस्फोट भारत के अंदर करना चाहते थे। लखनऊ शहर इनका सबसे प्रथम टारगेट में था। ऐसे जांच एजेंसियों के मुताबिक बातें सामने आ रही हैं कि दिल्ली और लखनऊ दोनों शहर था। लेकिन ये इतने हतोत्साहित हो गए कि खुद के पकड़े जाने के डर से स्वयं को सुसाइड बम्बर बना लिया, या अपने हेड ऑफ चीफ के कहने पर वहीं पर ब्लास्ट करने को वो मजबूर हो गए, क्योंकि सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में वो घंटों गाड़ी लेकर के खड़े थे, कई घंटे गाड़ी के बाहर ही नहीं निकले। तो जो इनका बड़ा मकसद था, इतने बड़े विस्फोटक पदार्थों के साथ एक बड़े विस्फोट को अंजाम देना था, उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को रोकने में कामयाबी मिली है। लेकिन कल की भी घटना कम नहीं थी। कई किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनी गई, मकानों के शीशे टूटे, इंसानों के चिथड़े उड़े, छोटे छोटे मांस के टुकड़े कई 100 मीटर दूर जाकर के गिरी। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोसिव है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, और उसमें कहीं नुकीले लोहे के वजनदार छोटे छोटे छड़ हो, नट हो, बोल्ट हो, लोहे के टुकड़े अगर उसमें इस्तेमाल किए जाएं तो वो और ज़्यादा घातक हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कल का घटनाक्रम है, जो जांच हो रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं जिसमें ये लगे कि हाँ उसमें कुछ लोहे के ऐसे नुकीले पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अभी भी जांच लगातार चल रही है, बहुत चीज़ें स्पष्ट होनी अभी शेष है, लेकिन जो हालात है वो कुछ इसी तरह से लगता है। हालांकि गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बहुत बड़ी सीसीएस बैठक की है, जिसमें कि एनआईए चीफ, एनएसजी चीफ, आईबी चीफ सभी लोग थे, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसके तह तक जाया जाए और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे कब तक देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते रहेंगे, छोटी छोटी कार्रवाई करते रहेंगे? इसका आखिर सलूशन सही है क्या? जो हमारे देश के हालात हैं, इसका अस्थायी हल क्या है? हमारा पड़ोसी देश चाइना, आखिर वहाँ सत्ता कैसे चलती है कि वहाँ के बीजिंग में या किसी अन्य शहर में कभी बम ब्लास्ट नहीं होते? वहाँ ऐसी सनक मजहबी तत्व इस तरह से बम ब्लास्टिंग नहीं करते, लोगों को गोलियों से नहीं भूनते। वैसा हमारे देश में क्यों नहीं? एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी बनती है, तो ये
हमारे देश के सुरक्षा एजेंसियों की भी एक बहुत बड़ी चूक है कि 3 टन लगभग विस्फोटक कैसे भारत के अंदर आए, किसके माध्यम से आए, किस तरफ से लाए गए। ये बहुत बड़ा जांच का विषय बिल्कुल है। कई ऐसे हथियार, विस्फोटक लिक्विड पाकिस्तान की तरफ से साक्ष्य मिले हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान में गिराए जा रहे हैं। जांच में सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारत के अंदर वेपन, विस्फोटक पदार्थ लगातार भेजे जा रहे हैं। आखिर में उसको लेने वाला कोई तो होगा जिससे पाकिस्तान का कांटेक्ट है। किसी के साथ पैसों के दम पर या मजहब के दम पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जिनके लिए वो ये विस्फोटक लगातार ड्रोन के माध्यम से भेजते आ रहे हैं। किसके द्वारा 3 टन विस्फोटक, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, कोई तो देश में होगा जिसके सपोर्ट से इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक ऑपरेट करने के लिए, हमारे देश को दहलाने के लिए वहां से भेजा गया और यहाँ उसको देश के अंदर लेकर के आया गया और उसको रखा गया। ये ठीक है कि इसको ऑपरेट करने वाले ये कुछ डॉक्टर्स, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन किसी बड़े लेवल पर जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के बीच में है, हमारे राजनीतिक पार्टियों के बीच में है, हमारे देश के जड़ में वो समाया हुआ है, जो कि पाकिस्तान के साथ मिल करके अब तक हम अपने देश के अंदर उसको पाले हुए हैं और वो हम लोग के देश में लगातार ऐसे बड़े हमले करवाते जा रहा है, लोगों की हत्याएं क्रूरता के साथ करवाते जा रहा है। 2011-12 तक जो घटनाएं हुई हैं, कितनी क्रूरता, कितनी निर्ममता से की गई हैं। ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले जगह पर सुसाइड बम्बर फट जाया करते थे और साथ में सैकड़ों लोगों को मार दिया करते थे। कई धार्मिक स्थल थे, यहाँ तक कि संसद पर हमला हुआ। 26/11 कोई भूला नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के पास बम ब्लास्ट हुआ। लखनऊ के अंदर इसी अमोनियम नाइट्रेट को पॉलिथीन के अंदर बैग में भर के ले जाते हुए मोटरसाइकिल के साइलेंसर से रगड़ खाने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। आखिर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में पिछले लगभग 55 से 60 साल से ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। आखिर में कौन है जो भारत में रह करके भारत को दहलाने की साजिश कर रहा है? नहीं चाहिए इस देश को ऐसे ह्यूमन राइट्स, किसी के निजता के लिए किसी कानून को हल्का बना दिया जाए। नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र जिसमें देश की सिक्योरिटी का कोई स्थान नहीं है। नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र, नहीं चाहिए ऐसी किसी की निजता, नहीं चाहिए कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार नहीं चाहिए। क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के नाम पर देश को दहलाने की साजिश रची जाती है। मानवाधिकार के नाम पर यहाँ की न्यायपालिकाएं बम ब्लास्टिंग करने वालों को जमानत पर रिहा करती हैं। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो हमारे देश का लचीला कानून और उसमें मनमाने ढंग से व्याख्या करके आर्टिकल 21, 25 इस तरह से एक्ट की व्याख्या करते हुए हमारे देश की न्यायपालिकाएं गुनाहगारों को, दोषियों को, बम ब्लास्टिंग करने वाले को, गोली चला के मारने वालों को जमानत दे देती हैं। नेपाल से फेक करेंसी का कारोबार करने वालों का, देश की इकोनॉमी को रसातल में मिलाने का षड्यंत्र रचने वालों को देश की अदालत जमानत देती है। सबसे बड़ी गुनाहगार देश की न्याय व्यवस्था है, यहाँ के राजनीतिक दल हैं। किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई मानवाधिकार बिल्कुल नहीं। भाड़ में जाए ऐसा लोकतंत्र, मानवाधिकार जिससे देश को जलाने की हमेशा साजिश रची जाती हो, देश को बार बार बम ब्लास्टिंग करके दहलाया जाता हो। देश को जरूरत है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को खुली छूट देने की। उनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए कि सभी के मोबाइल की कंट्रोल उनके पास जरूरत पड़ने पर हो जाए। देश के अंदर, विदेश के अंदर जहां भी कॉल करते हैं, वो जब जी चाहे उसको क्रैक करके उस कॉलिंग डिटेल को निकाल सके, पकड़ सकें, उस कॉल रिकॉर्डिंग को वो सुन सकें। उस मोबाइल के अंदर कौन कौन से ईमेल आईडी एक्टिव हैं, कौन कौन से स्पेशल एप्लीकेशन जो हमारे देश के हैं, चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, किसी भी विदेश के कोई भी स्पेशल ऐप्स हो, ईमेल आईडी हो, व्हाट्सएप हो, किसी प्रकार का कोई मैसेज हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जरूरी है और ये फुल पावर देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को कि वो इसको क्रैक करें। कहाँ से मैसेज उनके पास आता है, कहाँ वो मैसेज करते हैं, कहाँ से ईमेल आता है, कहाँ वो ईमेल करते हैं। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सभी पर कंट्रोल जरूरी है। कोई निजता का कोई विचार नहीं, किसी का जीवन निजी नहीं है।
देश से बड़ा किसी का निजी जीवन नहीं है। निजी जीवन का विचार रखने में कितने जीवन को ये दरिंदे लेते जा रहे हैं, बम ब्लास्टिंग करते जा रहे हैं, नहीं कोई पकड़ में आएगा। जरूरी है जो भी संचार का माध्यम है, मैसेज को आदान प्रदान करने का माध्यम है, उसको क्रैक करके पकड़ना हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को जरूरी है। एक पियून से लेकर के पीएम तक, एक आम नागरिक तक, कोई भी लोकतंत्र का ड्रामा नहीं, कोई भी मानवाधिकार का ड्रामा नहीं, कोई भी निजता का ड्रामा बिल्कुल नहीं। देश सर्वोपरि है। जो खुले दिल के हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो कभी इनकार नहीं कर सकते, और जो दो मुंहे हैं, दिखावे का राष्ट्रभक्ति है, वो इसका सिर्फ विरोध करेंगे। जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, ईमानदारी से मेहनत करके कमाने खाने वाला है, वो कभी ऐसी जांच से इनकार कर ही नहीं सकता। देश से बड़ा ना कोई नेता है, ना कोई सीजेआई है, ना कोई जस्टिस है, ना कार्यपालिका का कोई सिस्टम है, ना न्यायपालिका का कोई सिस्टम है, और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है। कोई बड़ा नहीं है देश से। सबकी जांच होनी चाहिए। और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, अगर देश को सुरक्षित रखना है, इतने बड़े देश का, जो कि विश्व में लगभग सबसे बड़ा जो डेमोग्राफिक एरिया है, जो कि विदेशों की सरहदों से जमीनी और समुद्री लेवल पर लगता है, ऐसे देश की सुरक्षा के लिए ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि देश के सभी के मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर सिस्टम, सभी पर पूर्ण रूप से हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए। पेगासस की चर्चा हो रही थी। पेगासस से भी और बिग टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अगर देश को ऐसे रक्त रंजित अगर नहीं करना है, तब ये खुला चैलेंज है आतंकवादियों का। ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की वजह से बहुत कम दायरे में वो डिप्रेशन में होकर के कर गए। नहीं तो उनका दायरा बहुत बड़ा था। वो तो कहीं तालाब में मिला जाते, किसी पानी के उस सिस्टम में डाल देते उस जहर को, सैकड़ों लोग मर जाते। जब तक डॉक्टर उसको पकड़ते, तब तक सैकड़ों लोग इस दुनिया से चले जाते। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ धर्म, जाति और राजनीतिक ठेकेदारों से कि आखिर ये किस लिए देश के अंदर पिछले 60 सालों के अंदर जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य है क्या? जो सच्चे भारतीय हैं, धर्म, पंथ, मजहब दूर रखिए। जो सच्चे भारतीय हैं, वो स्वयं से इसके आंसर तलाश करें कि ये सारी आतंकवादी घटनाएं किस लिए, इससे क्या शांति मिलेगी, ये किसके लिए किया जा रहा है। इसका कोई जवाब मुसलमान दे सकता है, कोई ईसाई दे सकता है, कोई बुद्धिस्ट दे सकता है, कोई जैन दे सकता है, कोई पारसी, कोई यहूदी, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए दे सकता है कि आखिर इतनी हत्याएं निर्ममता से किस उद्देश्य से की गई है। किसी के पास जवाब तो खुला सा है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के मजहबी सनक के आगे सब झुक जाते हैं, और उनको झुकाने के लिए हमारे देश के डिफेंस सिस्टम के साथ साथ हमारे बहुत बड़े सीमावर्ती बॉर्डर पर कंट्रोल के साथ साथ हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को सभी के मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप तक उनके मैसेजेस को, उनके कॉलिंग डिटेल को क्रैक करने का टेक्नोलॉजी और पावर, खुला पावर देना हो। और हमारे देश की न्यायपालिका लोगों को जीवन जीने के अधिकार के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर इतने गंदे कृत्य करके गए लोगों को जो जमानत देती हैं, वो बंद करें। कानून का भय नाम का चीज ही इस देश में है ही नहीं। गरीबों के लिए कानून है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास धारा 151 का जमानत करने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ वैसे लोगों के लिए कानून है। जिन आतंकवादियों का बाहर से देश के फंडिंग होता है, FCRA के माध्यम से फंडिंग होती है, उनकी जांच किए बिना, समझे बिना न्यायपालिकाएं उनको जमानत देती हैं। सीरियल ब्लास्ट करके सैकड़ों लोगों को मारने वाले, उनके शरीर के चिथड़े उड़ाने वालों को जमानत दे दिया जाता है। कहाँ से रहेगा कानून का भय? कोई भी एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी, पूरे एविडेंस के साथ भी गिरफ्तार कर लेती हैं, तो वहाँ जीवन जीने का हक का चर्चा होता है, ह्यूमन राइट्स का चर्चा हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से कानून के अंदर से कुछ न कुछ लाइनें निकाल करके अपराधियों को जमानत देने का प्रावधान चला रहा है। उनको भी अपने निर्णय पर, अपने जजमेंट पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको न्याय के माध्यम से शरीर के जिनके चिथड़े उड़ते हैं इस देश के अंदर, उनके परिवार को न्याय देना है, तो ऐसे लोगों को जमानत देना बंद करें। एक जमानत की सूक्ष्म सी लकीर सी अगर दिख जाती है,
तो उसके जरिए कुछ ऐसे लोग हैं देश के अंदर जिनकी पहुंच कोर्ट तक है, जिनका दबाव कोर्ट पर दिखता है और जमानतें मिल जाती हैं। देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। वो फिर से निकल करके जाएं। अभी कुछ महीने पहले ही जमानत दिए गए। नेपाल से गिरफ्तार किया गया था, फेक करेंसी का कारोबार चल रहा था, बम बनाने का कारोबार चल रहा था, उसको रिहा किया गया। देश के अंदर माहौल बिगाड़ने वाले जो नारे लगाते हैं उनको ह्यूमन राइट्स के नाम पर जमानत दी जाती है। देश का माहौल खराब करने वालों के ऊपर कड़ाई से दंडित करने की बजाय, लोगों के जीवन को लेने वालों को दंडित करने की बजाय देश के न्यायालय उनको फिर से जमानत देकर के समाज में भेज देती हैं ताकि वो फिर से उसी कार्य में लिप्त हो जाएं, क्योंकि वो मानेंगे नहीं और उनको तो सब मिल जाता है। कितना बड़ा कांड करने के बाद भी जमानत मिल गई तो फिर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर जमानत मिलेगी, क्योंकि पैसा बोल रहा है। बहुत सारे लोग का पावर उनके साथ है। तो न्यायपालिका को भी पहले इसमें समझने की जरूरत है कि वो इस समाज में क्या संदेश लगातार देते आ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो 55-60 सालों से देश के अंदर आतंकवादी घटना हो रही है, पूरे विश्व में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आखिर में उसका उद्देश्य क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। जो अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं वो जरूर बताएं कि आखिर उद्देश्य क्या है। निर्दोष लोगों को क्यों मारा जाता आ रहा है अब तक। जो कल के हादसे में इस दुनिया से चले गए, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, मजहब के हों। लेकिन ऐसी सनक भरी सुसाइड बम्बर को रोकना होगा। जिनको इंसानियत से प्यार है, जो देश की तरक्की चाहते हैं, उनको आगे आकर के ऐसों को भटकने से रोकना ही होगा। क्योंकि ये जो कल का घटना है, पहले पहलगाम हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत बड़े लेवल पर बदला लेने की साजिश थी, जो कि कम लोगों के जानों के साथ सिमट गई। ये बहुत बड़ा सौभाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे देश की जांच एजेंसियां इसको सीमित रखने में कामयाब हुई हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं कभी न हो, ऐसी हम सरकार से उम्मीद करते हैं और देश की सभी जांच एजेंसियों से उम्मीद करते हैं और न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि देश में बैठे गद्दारों को और देश में निर्दोष लोगों को जो मारता है, हत्या करता है, उसके प्रति नरमी नहीं होनी चाहिए। कानून का भय जब तक नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।